स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम से संबंधित प्रावधान, इसकी परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में दी गई है और इसके अंतरण संबंधी प्रावधान सेक्शन 130 से 137 में दिए गए हैं। यदि मूल अधिनियम की बात करें तो अनियोज्य दावे की परिभाषा धारा 130 में दी गई थी और इसमें सभी प्रकार के दावे सम्मिलित थे जिसके संबंध में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। लेकिन सन 1900 में संशोधन करके एक संशोधित परिभाषा धारा 3 में जोड़ दी गई, जो कि इस प्रकार है। अनियोज्य दावे में सभी प्रकार के ऋण सम्मिलित हैं, लेकिन अचल संपत्ति के संबंध में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में मॉर्गेज, अचल संपत्ति के संबंध में बंधक और चल संपत्ति के संबंध में आड़मान और गिरवी, हाइपोथिकेशन और प्लेस द्वारा प्रतिभूत ऋण इसमें शामिल नहीं है। यानी कि अचल संपत्ति के संबंध में बंधक द्वारा और चल संपत्ति के संबंध में आड़मान, हाइपोथिकेशन और प्लेस द्वारा सिक्योर डेब्ट्स, प्रतिभूत ऋण इसमें शामिल नहीं है। दूसरा पार्ट अगर इसकी परिभाषा का देखें तो चल संपत्ति में फायदाप्रद हित, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं हो और जिसे दीवानी न्यायालय अंतोष प्रदान करने का आधार मानता हो। यानी कि पहली चीज सभी प्रकार के ऋण और दूसरी चीज फायदाप्रद हित, चल संपत्ति में फायदाप्रद हित, जो कि दावेदार के आणविक या वास्तविक कब्जे में ना हो और जिसको दीवानी न्यायालय अंतोष प्रदान करने का आधार मानता हो। ऐसा ऋण या फायदाप्रद हित वर्तमान हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टेंट हो सकता है, प्रोद्भवमान अकरिंग हो सकता है, सशर्त कंडीशनल हो सकता है और समाश्रित कंटिंजेंट हो सकता है। यानी कि जिस फायदाप्रद हित और ऋण की बात हम कर रहे हैं वो 4 प्रकार से हो सकता है। वर्तमान हो सकता है, प्रोद्भवमान हो सकता है, सशर्त हो सकता है और समाश्रित हो सकता है। यानी कि इन शॉर्ट हम देखें परिभाषा को तो एवरी काइंड ऑफ डेब्ट, अनसिक्योर्ड डेब्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी which is not in actual or constructive possession of claimant। अगर सीधी भाषा में इसकी परिभाषा देखी जाए तो ऐसा ऋण या फायदाप्रद हित जो केवल और केवल न्यायालय के माध्यम से ही रिकवर किया जा सकता हो, अर्थात कोई और ऑप्शन, उसको रिकवर करने का कोई और ऑप्शन ना हो। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ए, वचन पत्र प्रोमिसरी नोट के आधार पर 10,000 रुपये ऋण देता है बी को। अब यहां पर ए का जो इस ऋण को प्राप्त करने का जो दावा है, क्या अनियोज्य दावा है? बिल्कुल, यह अनियोज्य दावा है। यहां यदि प्रोमिसरी नोट के स्थान पर अचल संपत्ति का बंधक करके, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करके अगर ये ऋण देता तो ये अनियोज्य दावा नहीं होता, क्योंकि ये ऋण अब जो था इसका 10,000 रुपये वो क्या हो गया? सिक्योर डेब्ट हो गया। हम यही देखें, यदि ए चल संपत्ति, कार भी हो सकती है, बाइसिकल हो सकती है, सोना चांदी कुछ भी, अगर हाइपोथिकेशन के बेस पे या प्लेज के आधार पर अगर 10,000 रुपये देता तो ए का जो दावा है वो अनियोज्य दावा नहीं माना जा सकता। वापस हम स्टार्टिंग में देखते हैं
कि सभी प्रकार के अजमानतीय ऋण इसमें शामिल होते हैं। ऐसे अजमानतीय ऋण या लाभप्रद हित वर्तमान हो सकते हैं। वर्तमान कैसे? एग्जाम्पल से ही देखते हैं हम। देखिए, बकाया किराया यानी कि ऐसा ऋण या धनराशि जो पास्ट में देय हो चुकी हो और भुगतान योग्य भी वर्तमान में है, यानी कि पहले से ही देय हो चुकी हो और वर्तमान में ही भुगतान योग्य है, तो उसे वर्तमान ऋण कह सकते हैं। जैसे बकाया किराया, या वेतन का अवशेष जो कि पास्ट में देय हो चुका है और भूतकाल में देय हो चुका है और वर्तमान में भुगतान योग्य है। वेतन का अवशेष जो कि पहले से देय है और वर्तमान में भुगतान योग्य है, इसे वर्तमान ऋण या लाभप्रद हित कह सकते हैं। अब दूसरा आता है अकरिंग, प्रोद्भवमान। प्रोद्भवमान, अकरिंग। अगर हम किराए की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो वही किराया, मान लो किराया रेंट कब कंप्लीट होता है? 30 तारीख को रेंट दे हो जाता है और भुगतान योग्य कब होता है? जैसे किराया अधिनियम की बात करें तो अगले महीने की 15 तारीख को, अगले महीने की 15 तारीख को यह भुगतान योग्य है। किराया 30 तारीख को ही देय हो चुका है, लेकिन भुगतान योग्य कब है? भविष्य में उद्भव होने वाला 15 तारीख को, तो उसे क्या कहेंगे? अकरिंग, प्रोद्भवमान। तीसरा सशर्त हो सकता है। देखिए, यदि ऋण किसी शर्त के आधार पर है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ऋण देते समय एक शर्त लगा दी कि ऐसा हुआ तो मैं ऋण चुका दूंगा। हम ये कहें कि ए ने 10,000 रुपये, इस शर्त पर बी ने शर्त लगा दी कि मेरी पुत्री के विवाह के पश्चात ये ऋण चुकाया जाएगा, तो ये शर्त, ये कंडीशनल ऋण हो गया, यानी कि धनराशि पे क्या हो गई? शर्त लगा दी गई। चौथी चीज है कंटिंजेंट, समाश्रित, यानी कि ऋण या लाभप्रद हित किसी घटना के घटने या न घटने के आधार पर यदि निर्भर करता है तो वह ऋण, धनराशि या लाभप्रद हित क्या होगा? समाश्रित होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ऋण और लाभप्रद हित कैसे हो सकता है? वर्तमान में भी हो सकता है, एग्जिस्टेंट हो सकता है, प्रोद्भवमान हो सकता है, अकरिंग हो सकता है, कंडीशनल, सशर्त हो सकता है और कंटिंजेंट, समाश्रित हो सकता है। इसके दूसरे फेज को देखते हैं एक बार परिभाषा के, कि चल संपत्ति में फायदाप्रद हित। इसके लिए सबसे जरूरी है पहली चीज, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी पॉइंट, ऐसी चल संपत्ति दावेदार के वास्तविक या आणविक, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में ना हो, यानी किसी अदर पर्सन के पोजीशन में होनी चाहिए। और तीसरा, चल संपत्ति में लाभप्रद हित हो, अदर पर्सन के पास ऐसी संपत्ति अदर पर्सन के कब्जे में होनी चाहिए। और तीसरा, जिसे सिविल न्यायालय अंतोष प्रदान करने का आधार मानता हो, सिविल कोर्ट अंतोष प्रदान करने का आधार मानता हो। ये 3 बात जरूरी है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ए बी को कोई चल संपत्ति बेचता है, चल संपत्ति सेल करता है। मान ले कि 5 बोरी अनाज। यहां पर बी पैसा, इससे संबंधित जो वो था क्या, धनराशि, इसका जो मूल्य था वो चुका देता है, लेकिन 5 बोरी अनाज अभी भी ए के गोदाम में रखा हुआ है, यानी कि आणविक कब्जा किसका है? ए के पास है। कब्जा किसके पास है? आणविक या वास्तविक कब्जा माने तो ए के पास है। अब बी का ये 5 बोरी अनाज प्राप्त करने का जो अधिकार है, इससे संबंध में जो दावा है वो क्या है?
अनियोज्य दावा है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए के पड़ोस की जो भूमि है, इसकी कोई कीमती चीज, ए की कोई कीमती चीज पड़ोस की भूमि में चली जाती है और वहां जाके फंस जाती है। ए का अपनी कीमती चीज प्राप्त करने का अधिकार, चूंकि ये जो पड़ोस की भूमि है वो ए की ही है, लेकिन ए को इस बात का पता नहीं कि उसका स्वामित्व किसके पास है, ए के पास। अब यहां से ये संपत्ति प्राप्त करने का जो दायित्व है, ए का जो अधिकार है, वो अनियोज्य दावा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये संपत्ति थी जो पड़ोस की भूमि में अभी फंसी हुई है, चूंकि भूमि ए की ही है, इसलिए ये आणविक कब्जा किसका है, ए का। इसमें लाभप्रद हित तो है, लेकिन यह कब्जा स्वयं का ही है, किसी अन्य व्यक्ति के पास में नहीं है, इसलिए यह अनियोज्य दावा नहीं माना जाएगा। देखिए, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके संबंध में हमें समस्याएं होती है कि अनियोज्य दावा माना जाए या नहीं माना जाए। जैसे जीवन बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उसको प्राप्त करने का जो अधिकार है वो अनियोज्य दावा माना जाता है, क्योंकि निश्चित होती है और पास्ट में या वर्तमान में देय होती है, भुगतान योग्य भविष्य में भी हो सकती है। बकाया किराया, जो अभी हमने बात की, बकाया किराया हमेशा अनियोज्य दावा माना जाता है। भंग साझेदारी में अंश। देखिए, एक पार्टनरशिप यदि भंग होती है, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप के मैटर में जो एक साझेदार का जो हिस्सा है उससे जो प्राप्त करना है वो एक निश्चित हिस्सा है, उसे प्राप्त करने का जो अधिकार है और उससे संबंधित दावा अनियोज्य दावा माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि एक विक्रय हुआ और विक्रय को कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार से अपास्त कर दिया गया, तो जो क्रेता है उसने जो क्रय धन उस विक्रय के संदर्भ में प्रदान किया, तो वो क्रय धन वापस प्राप्त करने का अधिकार या उसके संबंध में दावा क्या माना जाएगा, अनियोज्य दावा माना जाएगा। देखिए, मुस्लिम विधि में मेहर के संबंध में या तो प्रॉम्प्ट डावर होगा, तुरंत दे मेहर, या फिर स्थगित मेहर। तो जो मुस्लिम स्त्री का अदत्त मेहर है वो कभी भी ले सकती है, किसी कंडीशन पे ले सकती है, तलाक के आधार पर ले सकती है, बाद में कभी ले सकती है। तो मुस्लिम स्त्री का जो अदत्त मेहर है वो क्या है, अनियोज्य दावा माना जाता है। और अभी हमने देखा प्रोमिसरी नोट पर, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही अप्रतिभूत ऋण हैं, अनसिक्योर्ड डेब्ट है, यहाँ पर कोई प्रतिभूति नहीं दे रखी है। अब देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो अनियोज्य दावा नहीं माना जाता। जैसे पहली है न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री। न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री अनियोज्य दावा नहीं माना जाता है। दूसरा, संविदा भंग या अपकृत्य के लिए जो क्षतिपूर्ति है, जो डैमेज है, उसके लिए जो क्षतिपूर्ति है, वहाँ पर अनियोज्य दावा नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्षतिपूर्ति बदल सकती है परिस्थितियों के आधार पर, कोर्ट पे डिपेंड करता है कितनी क्षतिपूर्ति दी जाए। यहाँ पर संविदा भंग या अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति निश्चित राशि नहीं होती है। रॉयल्टी और कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रॉयल्टी और कॉपीराइट एक अमूर्त संपत्ति मानी जाती है, इनटेंजिबल। अब रॉयल्टी के संबंध में दावा या कॉपीराइट के संबंध में दावा, यानी कि अमूर्त संपत्ति के संबंध में दावा, क्या अनियोज्य दावा है या नहीं। देखिए, रॉयल्टी और कॉपीराइट, इसमें व्यक्ति का, दावेदार का फायदाप्रद हित तो होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो हमेशा दावेदार के कब्जे में होती है। तो इस प्रकार से अनियोज्य दावा सन 1900 से धारा 3 में जोड़ा गया, जिसकी हमने परिभाषा पर चर्चा की, और इसके संबंध में प्रावधान, अंतरण के संबंध में प्रावधान 130 से 137 तक दे रखे हैं, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।